हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने देख लिया ऑलरेडी, हम बात करने वाले हैं आपके पीवाईक्यू एनालिसिस से संबंधित, जो कि मदद करेगा आपकी कहाँ पर, मदद करेगा आपकी बची हुई 15 दिन की तैयारी में, आपकी बीपीएससी पीजीटी 2.0 के लिए। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है आपका मनोविज्ञान। तो उसके संबंध में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ऑलरेडी अगर आप प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे हमारी, तो आपको मालूम है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना थे, कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना था। ठीक है, तो उसी के साथ यहाँ पे और भी उससे बेहतरीन यहाँ पर आपके लिए एनालिसिस, विश्लेषण, ठीक है, जहाँ पे आपको बताएंगे कि आपके ये जो साइकोलॉजी के सवाल है 80, ठीक है, ये कहाँ से आए थे, कौन कौन से टॉपिक्स थे जिन पे आपके बीपीएससी बिहार पीजीटी का आपका ध्यान था, बीपीएससी वालों का ध्यान था, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, जिस पे ध्यान नहीं दिया था और जिसके आने की संभावना आपके इस परीक्षा के अंदर हो जाती है। उसी के साथ साथ आपको ये सारे टॉपिक्स भी अच्छे से कवर करने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये इस प्रकार की चीज आप मनोविज्ञान में ये पहली बार देखेंगे, इस प्रकार से विश्लेषण। ठीक है, और इसके बाद जहां कहीं भी होगा तो आप समझ जाइएगा कॉपी पेस्ट कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, ओके, बात करेंगे आपके। सबसे पहले इस बार आपका जो पीजीटी होने वाला है, इसमें आपको कितने मिलेंगे? अगेन आपको मिलने वाले हैं 80 प्रश्न। और उन 80 प्रश्नों के क्या होंगे? 80 प्रश्नों के होंगे आपके 1 2 3 4 और 5, ई सी बी ए डी, इस प्रकार के आपके जो है, मतलब जमा लीजिएगा आप, ABCD, इस प्रकार के 5 ऑप्शंस आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले, क्या ये पीजीटी 1.0 के अंदर भी इस प्रकार से व्यवस्था थी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपके पीजीटी 1.0 के अंदर थी। एंड 2.0 के अंदर भी सिमिलर चीजें चलेंगी। आपके 80 मार्क्स का आपका मनोविज्ञान का पेपर होगा और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर भी 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसी के साथ एक और बात आपको संज्ञान में लानी है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की, नकारात्मक यहाँ पर मूल्यांकन की यहाँ कुछ भी बात नहीं है। तो आपके पास फुल स्कोप है, आपके पास फुल चांस है कि 80 मार्क्स का आप पेपर सॉल्व करें, 80 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करें, है ना। हाल फिलहाल तक तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की स्कीम की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो अब 80 नंबर में आप ध्यान रखें कि पेपर के दिन आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। उस 2.5 घंटे के अंदर आप एक भी प्रश्न, मेनली अगर मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का आप एक भी प्रश्न वहां पे स्किप करके ना आए, वहां पर छोड़कर ना आए। मान के चलिए अगर आपको 4 ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप देखें ऊपर वाले में क्या मार्क है, नीचे वाले में क्या मार्क है। ठीक है, उसके आधार पर भी आप मार्किंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको प्रश्न बहुत ही ज्यादा वेग लग रहा है ना, जिसका आंसर शायद बीपीएससी के पास भी ना हो, ऐसे दिखाएंगे आपको भविष्य में आने वाली वीडियो में प्रश्न, तो उसके लिए आप जो है सेव ऑप्शन में ई मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ई मार्क करना भी इतना आसान नहीं है, उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो आप देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, क्या प्रश्न आपके सिलेबस से संबंधित है ना, वो सारी चीजें हैं। और अपना विवेकपूर्ण नतीजे पे आप पहुंचे और उसके बाद ही आप वहां पर ई मार्क करें। ऐसा ना कहें कि सर आपने कहा था सब में ई मार्क कर देना, आप सब में ई मार्क कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। प्रश्न को देखना होगा, प्रश्न के साथ साथ उसके ऑप्शंस को भी देखना होगा, है ना, क्या ऑप्शंस हैं। एंड उसके बाद अगर आपको उन ऑप्शंस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तब जाकर आप ई मार्क करेंगे। लेकिन वो भी कब? वो भी मार्क करेंगे आप 5% कंडीशन के अंदर। ठीक है, जब आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और लग रहा है आपको ये बहुत ही टफ प्रश्न है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये पूरा जो फैसला होगा उन 2.5 घंटे के अंदर आपके विवेक पे निर्भर करेगा। ठीक है, आप विवेकतापूर्ण निर्भर करें, है ना। हो सकता है उसका आंसर ई ना हो सकता है उसका आंसर सी भी हो, आपने कभी सुना नहीं हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप सेलेक्टिवली वहां पर मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है बीपीएससी वाले ऑप्शंस में ए भी आंसर देते हैं, बी भी देते हैं, ठीक है, सी भी देते हैं, डी भी देते हैं और ई भी देते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए आपके 80 में से तो लगभग लगभग सभी आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि इनमें से कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। तो ऐसा आप ना सोचें कि केवल एबीसी ही आंसर होगा या केवल एबीसीडी ही आंसर होगा, ई नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं, ऐसा आंसर नहीं होता है। ठीक है, आपको इस बात के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले आपको एक किताब आपको जो बताई गई है, स्टार्टिंग से बता रहे हैं, इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। इस पे आपको जितनी अच्छी पकड़ आप बना सकते हैं उतनी अच्छी पकड़ आपको यहाँ पर इस किताब के ऊपर बना लेनी होगी, आपकी 11वीं के लिए भी और आपकी 12वीं के लिए भी। अंत में फिर आपको जो है पछतावा वगैरह ना हो, आपको प्रायश्चित वगैरह करने का मौका शायद टीआरई 3.0 में मिले या नहीं भी मिले। तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि आप 11th-12th की एनसीईआरटी को जितना अच्छे से आप पढ़ सकेंगे उतना अच्छे से आप पढ़ें, है ना। आप इसकी महत्वता को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन 15 तारीख हो जाने दीजिए, है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे आपकी हम 80 सवालों की, इसको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग भाग में। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे आप मान के चलिए मेमोरी का टॉपिक है, स्मृति का टॉपिक है, तो उसको हमने अलग से लिया हुआ है। लेकिन जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंस है ना, उसके साथ हमने एक दो चीजें और ऐड की गई है कि किस प्रकार से कितने प्रश्न पूछे गए हैं आपके इस बीपीएससी पीजीटी के अंदर। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कौन कौन सी टॉपिक से कितने कितने हैं, ठीक है। तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा, ऑन एन एवरेज आपके 80 प्रश्न निकल के आ जाएंगे कि आपके 80 प्रश्न आपके प्रत्येक टॉपिक से कितने कितने टॉपिक से आपके कैसे कैसे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आपका मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होती है, इसकी अलग अलग शाखाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी अलग अलग बायोसाइकोलॉजी है ना, कंज्यूमर साइकोलॉजी, ये सब अलग अलग निकल के आती है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर 80 प्रश्नों को भी देखेंगे कि आपके कौन कौन से अलग अलग टॉपिक से आपके पूछे गए थे पीजीटी 1.0 के अंदर, ठीक है। ओके, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं उन 5 प्रश्नों की, ठीक है, उन 5 प्रश्नों की जो बहुत ही वेग थे, ठीक है, जिनका बहुत ही आने का कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं था, और वो 5 प्रश्न ऐसे पूछे गए। तो मे भी हो सकता है कट ऑफ वगैरह आपका जो 39 पे ले आए, इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि 5 प्रश्नों को वहां पर पूछने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो येन केन प्रकारेण किसी प्रकार से उतना ज्यादा आपके मनोविज्ञान से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, हम बात करेंगे यहाँ पर वेग क्वेश्चंस की। ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है, ऐसे प्रश्न जो नहीं आने चाहिए थे और आपको देखने को मिले उस प्रश्न पत्र के अंदर। सबसे पहले देखिए, आपका एक सवाल था 120 नंबर का, वो कहां से था? वो था आपके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से। चलो मान के चल लिया कि यहाँ पे आपके लर्निंग में चलिए थोड़ा बहुत आपके काम आ जाता है, ठीक है। तो वहां से आपको एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का आपको यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। थोड़ा बहुत ये लर्निंग से संबंधित है, लेकिन अमूमन साइकोलॉजी के अंदर आप इस चीज को खास विशेष ध्यान देके पढ़ते नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि अगर कोई पीजीटी का कोई व्यक्ति है, ठीक है, हो सकता है आपने बीएड में पढ़ा हो, मास्टर्स में पढ़ा हो, वो बात अलग है ना, लेकिन वहां पर साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आमतौर पर कोई पढ़ता नहीं है, एक साइकोलॉजी का विद्यार्थी, है ना। अगर आपके कोई अन्य फील्ड वगैरह है, एजुकेशन वगैरह, लर्निंग वगैरह वहां आपको काम आती है, तो वहां पे आप इसको पढ़ते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को बशर्ते, ठीक है। तो एक ऐसा टॉपिक जो अजीब सा लग सकता है, जिसने आप मान के चलिए आप कंटिन्यूस एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपको एकदम से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी दे दी जाए, ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए नवीन टॉपिक हो या आपको नहीं आता हो उसके बारे में, या आपको क्या चीजें हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सवाल जो हर किसी के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अचंभित करने वाला है। उसी के साथ देखिए एक सवाल था आपका, ये हुआ सवाल नंबर 1 ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वाला। उसके बाद देखिए अगला सवाल की हम बात करें, वो एक था आपका आपके नेशनल इंटीग्रेशन से, है ना, यानी कि आपके राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित था। तो ये भी सवाल थोड़ा सा अजीब, ये सब जो है काफी कट ऑफ को नीचे लेके आते हैं ऐसे सवाल, कि इसमें अधिकतर लोग या उत्तर गलत होने की संभावना अधिक बनी रहती है, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें, राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें, उसी के साथ देखिए आपका एक सवाल था 3rd नंबर का, रिलेटिव डेप्रिवेशन का, ठीक है, रिलेटिव डेप्रिवेशन का। देखा जाए तो एक टर्म जो है साइकोलॉजी से संबंधित है, वंचित समूह की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। जो लोग ऐसे लोग हैं डिप्राइव्ड हैं रिलेटिवली, ठीक है। लेकिन जो सवाल पूछा गया था, जिस प्रकार का पैटर्न था सवाल को पूछने का, वो थोड़ा सा अटपटा था, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था कि इसको किसने फाउंड किया था या समथिंग, इस प्रकार की यहाँ पर उन्होंने कुछ बात की थी, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रश्न हो गए यहाँ पर, ठीक है, जो अजीबोगरीब प्रश्न थे। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 74 और प्रश्न क्रमांक 76, ठीक है। सर्वप्रथम सापेक्षिक वंचन के संप्रत्यय का उपयोग किसने किया? तो ये जो देखिए जैकबसन, डोनाल्ड मिशनबम, रॉबर्ट के मर्टन, तो ये अमूमन कोई पढ़ के जाएगा नहीं, ठीक है, कि किसने क्या दिया पहली बार, ठीक है। ये सब के हाँ, अगर सवाल ये होता कि सापेक्षिक वंचन क्या है, यहाँ पे आंसर दिए होते ये सापेक्षिक वंचन के अंतर्गत आएंगे, तो वो बहुत बढ़िया सवाल था, वो 100% साइकोलॉजी का सवाल होता। अभी भी साइकोलॉजी का सवाल है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं है, बट यहाँ पर सर्वप्रथम किसने दिया, अब ये सब पढ़ते रहेंगे तो इसमें थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप इसमें 4 प्रकार के डिप्रिवेशन होते हैं, अब आप उसको पढ़ते रहेंगे किस किसने क्या क्या किया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दें, यहाँ पर सापेक्षिक वंचन के संप्रत्यय का उपयोग, क्या संप्रत्यय क्या होता है वो पूछा होता था कि अच्छा सवाल बनता, लेकिन खैर जाने दीजिए। इस प्रकार का सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप इसको जो है फैक्चुअल चीजें हैं तो इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट इस सवाल का उत्तर तो आप मालूम करके ही जाएं एग्जाम के पहले। उसके बाद देखिए एक सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक राष्ट्रीय एकीकरण को नहीं बढ़ाता है? संवैधानिक प्रावधान, सरकारी उपक्रम, राष्ट्रीय त्योहार एवं प्रतीक। अब बताइए इस सवाल का आपके साइकोलॉजी से क्या संबंध होना चाहिए? कुछ उतना कुछ खासा संबंध नहीं है, बट हाँ ये है कि एक पीजीटी वाले बच्चे को, एक पीजीटी वाले शिष्य को यहाँ पर इसके बारे में, राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ये जीएस का पार्ट था, उन्होंने यहाँ पर आपको यहाँ पर डाल दिया है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो आपके 80 में से आपके लगभग 75 क्वेश्चंस जो थे वो आपके कह सकते हैं कि आपके कोर साइकोलॉजी के सवाल थे, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर 75 कैसे बोल रहे हैं, अभी तो आपने केवल 3 ही दिखाए हैं। रुकिए जरा, यहाँ पर देखिए 2 सवाल आपके थे, वो कहां से थे? वो थे आपके अंतरे, जैसे भी लिखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से थे, ठीक है। यहाँ पे उद्यमिता की बात हो रही है, तो उद्यमिता भी देखिए आपका जो सवाल है, उद्यमिता जो सवाल है ये भी आपका कह सकते हैं धीरे धीरे साइकोलॉजी में आ रहा है। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप साइकोलॉजी क्या, उसमें वैल्यूज वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके बात करें यहाँ पर पीजीटी के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल जो है अटपटा सा हो जाता है।
यहाँ पर देखिए ये दो सवाल 78 एंड 80, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे टॉपिक की गलती नहीं है, एंटरप्रेन्योर ठीक है आपके साइकोलॉजी में आ जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सवाल यहाँ पर पूछा गया है इस पे आपको ध्यान देना है कि सवाल थोड़ा सा अटपटा यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैनेजिंग द कैश फ्लो ऑफ देयर बिजनेस, ये सवाल जो है आपके कॉमन सेंस से बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आप थोड़ा सा भी इसको नेगेट कर सकते हैं, थोड़ा सा भी विचार कर सकते हैं इस बात के ऊपर, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके लिए क्या इनमें से चैलेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसमें ये बात लागू होती है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप क्या है वो आप जानते हो, और इनमें से किसने दिया था उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए बिल गेट्स तो आपको देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मोस्ट पॉसिबली उत्तर इसका नहीं हो सकता है, लेकिन ए बी सी डी में आपके यहाँ पर देखिए उत्तर के गलत होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये दो सवाल और पहले के जो दो सवाल देखे आपने, इसको हम कह सकते हैं कि आपके कोर मनोविज्ञान से नहीं पूछे गए या कोर आपकी साइकोलॉजी के टॉपिक्स नहीं थे, ठीक है। ये जो आपके 5 सवाल है, ठीक है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो सकता है आपको यहाँ पर पीजीटी 2.0 के अंदर, जैसे कि कहा गया था कि सवाल को इजी सेट करेंगे या टफ सेट करेंगे, कैसे भी करेंगे, पीजीटी 2.0 के अंदर आपको हो सकता है इस प्रकार का सवाल देखने ना मिले, या हो सकता है आपको इस प्रकार का सवाल अगेन आपको देखने मिले, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम उन रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस की, उन 75 क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स थे। तो 80 में से देख लिया आपने, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स थे आपके, ये 5 आपके एकदम अजीबोगरीब सवाल थे, और यहाँ पर देखिए अब आपके 75 सवाल कौन कौन से टॉपिक से आए, क्या क्या चीजें उसमें अंदर थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी जो है सामान्य मनोविज्ञान की, है ना, यानी कि सामान्य मतलब क्यों कह रहे हैं वो बताते हैं अभी आपको, है ना। सामान्य विज्ञान की या सामान्य मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, आपकी जनरल साइकोलॉजी से जो पूछा गया था, कोर कहाँ था इसका, कोर था आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में इसका कोर था, कहीं बाहर से सवाल नहीं पूछा गया, एनसीईआरटी में ये चीजें दी हुई है, ठीक है। एक सवाल था, याद करिए, सवाल नंबर 1 जो पूछ रहा था आपसे किसके बारे में, जो आपसे पूछ रहा था वहां पर तृतीय शक्ति के बारे में, ठीक है। तृतीय शक्ति के बारे में जो सवाल था वो आपका था सवाल आपके सामान्य मनोविज्ञान की, एक साइकोलॉजी के व्यक्ति को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ एक सवाल था कि साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है वो क्या क्या मेजर करता है ना, आपके इमोशनल बिहेवियर को करता है या बिहेवियर करता है, मेंटल प्रोसेस करता है, इस प्रकार से एक सवाल था, ठीक है। तो ये हुआ आपका सवाल नंबर 1 प्लस ये हुआ आपका सवाल नंबर 2, ये थे आपके दो सवाल कहाँ से, आपके एकदम सामान्य मनोविज्ञान से, है ना। मतलब इसको आप और किसी श्रेणी में नहीं डाल सकते, इसको आप स्मृति में नहीं डाल सकते, रिसर्च में कहीं नहीं डाल सकते, या डाल भी सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली ये एक आपका सामान्य टॉपिक है, जनरल टॉपिक है आपका यहाँ पर, कि आपकी थर्ड फोर्स कौन सी है, और यहाँ पर आपके साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या हम मेजर करते हैं, आपकी मेंटल प्रोसेस, आपकी इमोशन करते हैं या नहीं करते हैं, आपका बिहेवियर करते हैं, जो भी करते हैं, वो जो दो सवाल थे वो आपके थे एकदम सामान्य मनोविज्ञान से, एकदम आपकी जनरल साइकोलॉजी से आपके ये दो सवाल थे, ठीक है, ये दो सवाल थे। ओके, अब हम चलते हैं आगे, इसी के साथ हम बात करें, ठीक है। आपने देखी थी एक और चीज, वहां पे देखी थी आपने किसके बारे में, आपने देखा था वहां पर विकार के बारे में। विकार क्या होते हैं आपके, विकार होते हैं आपके डिसऑर्डर्स, ठीक है। जो भी आपने डिसऑर्डर्स देखा था, एक आपको सवाल भी बताया था हाइपोकॉन्ड्रियासिस से संबंधित, जो पूछा गया था आपसे डीएसएम 4 के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, डीएसएम 4 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के बात कर रहे थे वहां पर, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी जो है आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत भी आपको यहाँ पर दो सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है, दो सवाल आपको देखने मिले हैं यहाँ पर डिसऑर्डर संबंधित, ठीक है। अभी सवालों को निर्धारित करने का जो क्राइटेरिया था वो यहाँ था कि क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है वो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में कुछ पूछा हुआ है, आंसर में आपको और कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखा गया है कि क्वेश्चंस के आधार पर इनको जो अरेंज किया गया है कि कौन से टॉपिक से क्या चीजें आई थी उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिसऑर्डर से आपके 2 या 3 संबंधित ऐसे सवाल थे आपके डिसऑर्डर से, ठीक है। तो जनरल साइकोलॉजी से आपके 2 सवाल हो गए, डिसऑर्डर से आपके 2 सवाल हो गए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अगला टॉपिक, आप इसको चाहे तो नोट भी करते जाइए। अगले टॉपिक की हम बात करें वो है आपकी स्लीप प्लस आपकी कॉन्शियसनेस की, ठीक है। ये टॉपिक जो है अच्छा टॉपिक था, एनसीईआरटी में इसके संबंध में एक लाइन भी नहीं लिखी हुई है, चेतना के बारे में शायद कुछ लिखा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी जिस प्रकार से सवाल पूछा गया था उसकी हम बात करें तो आपकी स्लीप से संबंधित आपके एनसीईआरटी में कोई भी यहाँ पर बात नहीं लिखी हुई है, तो इसको आप ध्यान दें, हो सकता है भविष्य में पीजीडी 2.0 के अंदर पूछे भी आपसे। आपको जो है आरईएम स्लीप में, एनआरईएम स्लीप में डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए, कौन सी कितनी अल्फा बीटा वेव्स क्या क्या होती है उनके बारे में मालूम होना चाहिए, और कितनी उनकी रेंज होती है, 0 से 4 में कौन सी होती है, 4 से 7 में कौन सी होती है, 7 से 11 में कौन सी होती है, 11 के ऊपर कौन सी होती है, इसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए आगे आने वाली परीक्षा के लिए। हो सकता है पूछे भी, हो सकता है नहीं भी पूछे, लेकिन आपको अपनी तैयारी करके जाना है संपूर्ण रूप से, ठीक है। ओके, तो स्लीप एंड कॉन्शियसनेस की बात करें तो देखिए एक सवाल था आपका, सिंपल सा सवाल था आपका, आरईएम स्टेज में किस प्रकार की वेव्स होती हैं, ठीक है।
REM निद्रा में किस प्रकार की वेव्स आती हैं, इस प्रकार से कुछ सवाल था एक, तो वो हुआ सवाल नंबर 1। और एक सवाल था आपकी किससे संबंधित, एक सवाल था आपके अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से, यानी कि आपकी चेतना की द्वितीय अवस्था या फिर बदली हुई परिवर्तित अवस्था की वहां पर बात की गई थी। तो एक सवाल था आपका वहां से, ठीक है। तो ये हुए आपके दो सवाल आपके स्लीप एंड कॉन्शियसनेस टॉपिक से, ठीक है। ये आपके दो सवाल हुए कहाँ से, आपके स्लीप एंड कॉन्शियसनेस टॉपिक से हुए दो सवाल, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तीन टॉपिक्स देख लिए आपने। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, वहां बात करेंगे हम किसके बारे में, वहां बात करते हैं हम, चलिए अब बात करते हैं हम लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे, भाषा के बारे में हम बात करते हैं। तो भाषा के बारे में देखिए, आपका एक सवाल था आपका कहाँ से और एक और सवाल था आपका कहाँ से, ठीक है। भाषा की बात करें तो एक सवाल था आपका नोम चॉम्स्की से, ठीक है, जो था आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। और एक सवाल था थोड़ा सा मेटालिंग्विस्टिक से। तो थोड़ा बहुत अगर आपने भाषा के बारे में पढ़ा हो या जानते हो आप, है ना, या फिर अगर आप लिंग्विस्टिक शब्द को तोड़ सके या मेटा को तोड़ सके तो आपके लिए वो उत्तर देना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1+1 अगेन दो टॉपिक्स जो है कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आपकी भाषा वाले टॉपिक से। तो आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे आपको ये वीडियो के अंत में पहुंचेंगे तो आपको एक प्रकार से आपको बीपीएससी का सिलेबस भी आपको वहां पे देखने मिल जाएगा, किस प्रकार से सवाल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो भाषा से आपके दो सवाल थे यहाँ पर, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। भाषा से आपके दो सवाल थे, स्लीप से देखा आपने दो सवाल थे, डिसऑर्डर से आपने देखा दो सवाल थे, और जनरल टॉपिक से आपने देखा कि वहां पर भी दो सवाल थे, ठीक है। तो अभी तक आपको दो दो सवाल देखने मिले हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के, हम बात करेंगे यहाँ पर दबाव के बारे में। दबाव जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सवाल जो थे दबाव के वो दोनों ही टफ थे, है ना। भले ही यहाँ पे आपके देखिए दो सवाल आए थे, एक आया था आपका होम्स एंड राहे वाला सवाल, ठीक है, और उसी के साथ साथ एक और कुछ आया था आपके मतलब स्ट्रेस के दौरान क्या क्या होता है आपके बॉडी में चेंजेस, इस प्रकार से कुछ सवाल था। दोनों ही सवाल आसान नहीं थे, दो सवाल थे इसका ये मतलब नहीं कमजोर सवाल थे, वो एकदम ताकतवर सवाल थे, अच्छे सवाल थे वो, ठीक है। और उसमें गलती होने की संभावना भी बहुत ज्यादा अधिकाधिक थी, ठीक है। तो स्ट्रेस से आपके दो सवाल थे, आपके दबाव से यहाँ पर दो सवाल थे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखें कौन से टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान तो सभी पे देना है वैसे, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम बात करेंगे उस टॉपिक से जिसका आप सभी को डर लग रहा है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए वो बात करेंगे हम आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए देखिए कितने प्रश्न आए गए थे आपके लिए। यहाँ पर कुल 3 प्रश्न आए थे आपके, ठीक है। 3 सवाल थे कहाँ से आपके, 3 सवाल थे आपके इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी संबंधित, ठीक है, कि आपको जॉब में वर्कर को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, वो सारी बातें वहां पर कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियल से भी आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। अब आपको लग रहा है 3 प्रश्न बहुत कम है, लेकिन 3 प्रश्न को ध्यान रखिए, 3 मार्क्स आपको देते हैं ये प्रश्न, ठीक है। और दो वाला जो है आपको दो दो मार्क्स देता है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक एक नंबर पे यहाँ पर देखिए कठिन फाइट है, कठिन लड़ाई है यहाँ पर, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होगी, उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो टॉपिक आपके सामने आता है वो आता है आपका थिंकिंग, है ना। थिंकिंग में आपको देखिए एक सवाल तो उसका उत्तर गलत ही दिया हुआ था, ठीक है, चिंतन ऑप्शन ही गलत ही दिए हुए थे मतलब, ठीक है। तो एक आता है आपके चिंतन से सवाल, ठीक है, एक और सवाल आता है आपके चिंतन से, और एक और सवाल आता है आपके चिंतन से, यानी कि कुल मिला के कितने सवाल हो गए आपके यहाँ पर, आपके 3 सवाल जो थे वो थे आपके चिंतन टॉपिक से, है ना। थिंकिंग से आपके 3 सवाल थे यहाँ पर, एक आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इस बार भी हो सकता है सवाल आएगा, ध्यान देके रखना है इस पे। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट पे आपको देखिए कंफर्म यहाँ पर आपको सवाल देखने मिल सकता है आगे, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लोग भूलते हैं उसमें, ठीक है। इसी के साथ देखिए गिलफर्ड से संबंधित पूछा गया था, ठीक है, गिलफर्ड क्या करता है क्या करता है क्या नहीं करता है, तो गिलफर्ड के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। गिलफर्ड ने आगे जाके आपको बताया है एसओआई मॉडल के बारे में, जो कहाँ पे चलता है आपकी आपकी चलता है बुद्धि के अंदर, ठीक है। 120 150 180 इसके अंदर क्या क्या 3 चीजें होती हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट कंटेंट जो चीजें हैं उसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक अगेन आपके कहाँ से पूछे गए हैं, आपके चिंतन से पूछे गए हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम आपका क्या क्या हो गया अभी तक। आपका बात करें तो आपका जनरल टॉपिक हो गया, आपका स्लीप एंड कॉन्शियसनेस भी हो गई आपकी, है ना, निद्रा भी हो गई आपकी, लैंग्वेज भी हो गई है आपकी, भाषा भी हो गई है आपकी, औद्योगिक वाली भी हो गई है, इंडस्ट्रियल भी हो गई है, एंड डिसऑर्डर्स वगैरह भी आपके हो गए हैं, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स देख लिए आपने, सब में आपके दो दो तीन तीन सवाल आपके यहाँ से सब में दो दो आ रहे थे, और तीसरा कहाँ से आया आपके सवाल, 3 सवाल आपके इंडस्ट्रियल से यहाँ से आए हुए हैं। और उसके बाद हमने बात की अभी लेटेस्ट में आपकी थिंकिंग के बारे में, थिंकिंग से भी आपके कितने सवाल थे, चिंतन से भी आपके यहाँ पर 3 सवाल थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, ये आपको छोटे छोटे टॉपिक्स दिख रहे हैं, 2 नंबर के 2 नंबर के 3 नंबर के, लेकिन यही जब आप पूरा इकट्ठा करेंगे तो आप पाएंगे 3 3 6 8 10 12 12 से 15 नंबर आपके इन छोटे छोटे टॉपिक से आपके कवर हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक कोई भी चीज आप छोड़े ना, इस बात को भी आप ध्यान रखें। एंड चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक जो टॉपिक था आपके लिए जो आपको पढ़ने कम मिलता है वो है आपका वंचित समूह, है ना। डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड ग्रुप्स की बात की गई थी वहां पर इंग्लिश वालों के लिए,
ठीक है, डिसएडवांटेज ग्रुप की बात की गई थी, तो वहां से भी आपके देखिए अच्छे खासे आपके 3 सवाल वहां से पूछे गए थे। ठीक है, कि डिसएडवांटेज ग्रुप, और इसी में हमने शामिल कर दिया है इन्हीं 3 सवालों में उसको रिलेटेड डिप्रेवेशन वाला जो सवाल था उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं, वो डिप्राइव वाला जो था है ना, वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। तो 3+1 इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना। इतने सवाल आपके पूछे गए थे कहाँ से, डिसएडवांटेज समूह से। तो 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से पूछे गए थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वंचित समूह डिप्राइव ग्रुप क्या होता है, जिनको उस पास सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, कुछ कुछ जेनेटिक कारणों से डिप्राइव रह जाते हैं, कुछ कुछ जो है एनवायरमेंटल कारणों से, कुछ कुछ जो है अपने कारणों से रह जाते हैं। तो वो सब भी आपको ध्यान देना है, कौन कौन से ऐसे समूह है जो वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिसएडवांटेज समूह वाला ग्रुप जो आपके 3 नंबर का आया था सवाल यहाँ से। ठीक है, ओके, इसके बाद बात करेंगे आपकी, हम बात करेंगे यहाँ पर विकास के बारे में। ठीक है, विकास से आप देखेंगे तो विकास से आपके यहाँ पर 3 सवाल पूछे गए थे, और आई गेस यहाँ तक तीनों के तीनों ही सवाल आपके एनसीईआरटी से संबंधित थे। ठीक है, तीनों के तीनों ही सवाल कहाँ संबंधित थे, आपके एनसीईआरटी से संबंधित थे, है ना। थोड़ा बहुत आपका एरिक्सन वाले को भी छुआ था इन्होंने, लेकिन वो भी वो खींच के कहाँ ले गए, वापस अगेन एनसीईआरटी पे ले गए। ठीक है, और एक आपका एक दो सवाल और थे, वो आपके संबंधित कहाँ से, आपके एनसीईआरटी से है। एक आपका ओल्ड एज से संबंधित है, ओल्ड एज में क्या किया उन्होंने, बूढ़ापन में क्या किया उन्होंने, ऐड कर दिया आपके अवसाद को, है ना। तो आपका डिसऑर्डर वाला थोड़ा सा आ गया यहाँ पर, डिप्रेशन को भी क्या कर दिया उन्होंने, मर्ज कर दिया। लेकिन मुख्यतः सवाल जो था ओल्ड एज डिप्रेशन संबंधित था, तो इसलिए इसको विकास के कटघरे में डाला है। ठीक है, तो आपके विकास से, आपके डेवलपमेंट से भी आपके यहाँ पर 3 सवाल पूछे गए थे, इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आप संज्ञान में लें। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके लगभग लगभग 2 सवाल, 3 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल ऐसे चल रहे हैं आपके प्रत्येक किसी के अंदर। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया आपका, इंडस्ट्रियल हो गया, थिंकिंग हो गया आपका, डिसएडवांटेज डिप्राइव ग्रुप हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है, अब बचा है आपका वो है आपकी चिकित्सा। हम बात करेंगे अब चिकित्सा से, थेरेपी से। ठीक है, थेरेपी से भी देखिए इन्होंने सवाल जो पूछा, थेरेपी के कितने सवाल पूछे, वहां पर भी अगेन आपको यहाँ पर थेरेपी से, चिकित्सा से भी आपको यहाँ पर 3 सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 सवाल में एक तो था उनका फेवरेट कार्ल रॉजर्स, जो अगेन फिर से इस बार रिपीट होगा, आएगा, हो सकता है ना। कार्ल रॉजर्स का एक सवाल था, है ना, और एक दो सवाल आपके और ऐसे थे जो आपके चिकित्सा थेरेपी से संबंधित थे। ठीक है, तो अगेन ये 3 सवाल कहाँ से थे, आपके चिकित्सा से थे, और इसका कोर कहाँ पे था, कोर आपके एनसीईआरटी में था और कहीं नहीं था। ठीक है, हो सकता है एक आध सवाल बाहर से कुछ पूछा हो, लेकिन उसका संबंध भी एनसीईआरटी से ही रहा होगा। कंप्लीट टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जो जो पॉइंट वहां उठाए हैं उनसे प्रश्न बन रहा है, इस बात पर भी आप ध्यान दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 टॉपिक आपका थेरेपी से। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, वो है आपका क्या, वो है आपका अगला जो टॉपिक पूछा गया था, वो पूछा गया था आपसे बायोसाइकोलॉजी से, है ना। बायोसाइकोलॉजी आपकी 3 सवाल पूछे गए थे, कहाँ से, 3 सवाल पूछे गए थे आपके बायोसाइकोलॉजी से, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, 3 सवाल कहाँ से पूछे गए थे, बायोसाइकोलॉजी से पूछे गए थे। ठीक है, एक तो आपका सवाल कट ही हो गया था, एक तो इन्होंने पूछ लिया था कि नर्व इम्पल्स कितनी होती है। अब ये कौन पढ़ते बैठेगा कि नर्व इम्पल्स कितने मिली सेकंड पे चलती है। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सवाल था वो वहां पर, तो उसको उन्होंने बाद में ई ऑप्शन देके वहां से नन ऑफ द अबव करके कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये लिबर्टी रहती है बीपीएससी के पास, ठीक है, कि अगर आप कभी कुछ क्लेम भी करना चाहें तो आप वहां पर ई नन ऑफ द अबव बोल के वो अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बायोसाइकोलॉजी से आपके 3 सवाल थे, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। 3 सवाल आपके आए थे, आप ट्राई करें इसमें आपसे बिल्कुल भी गलतियां ना हो। अब गलतियां कैसे ना हो उसकी हम बात करें बायोसाइकोलॉजी के अंदर, जो कि इस चैनल का एक फेवरेट विषय है। ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजी की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आपको ध्यान देना है, आपको कहाँ पर, आपको ध्यान देना है आपके ब्रेन के ऊपर। ठीक है, और ब्रेन के अलावा जितनी चीजें हैं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, उसके अलावा जितनी चीजें यहाँ पर आ गई आपके पीएनएस के अंदर, और ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है आपका सीएनएस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है वो पूरा आप अच्छे से ध्यान रखें, इसके अंदर क्या क्या होता है वो पूरा अच्छे से ध्यान रखें। इसके अंदर आगे जाके एएनएस होता है। ठीक है, उसके अंदर जाके आपको एएनएस होता है, और देन एसएनएस होता है, सोमेटिक वाला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी वॉलंटरी मूवमेंट होती है, इसमें इनवॉलंटरी होती है। इसके अंदर भी आपके जाके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो हो जाता है, उसको आप ध्यान रखें। हो सकता है सवाल आपको आगामी विषय में, मतलब परीक्षा में आपको यहाँ से देखने मिले कि सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या होता है, हार्ट रेट तेज होता है, कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। उसी के साथ आपको ध्यान देना है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, कि एड्रेनलिन वगैरह क्या करती है, ग्लूटामेट वगैरह क्या है। थोड़ा थोड़ा जानकारी रखें आप, बहुत ज्यादा आपको एकदम मेडिसिन में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा बहुत आप यहाँ पर इसको बारे में जानकारी रखें। लेकिन ये जो कोर पॉइंट है ब्रेन और सीएनएस, ये जो कोर पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या चीजें होती हैं,
क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। सवाल यहाँ से बनने की अधिकाधिक संभावना है। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है आपको पीटीओपी जो है आपके लोब्स है, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब और आपका एक और बच गया फ्रंटल लोब। ठीक है, इसमें कौन कौन सी विशेषता, किस क्षेत्र में क्या काम होता है, मुख्यतः आपकी बात करें दृष्टि कहाँ पर होती है और आपकी श्रवण कहाँ पर होता है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। इस पे आपको सवाल बनने की संभावना है। ठीक है, इसको आप एटलीस्ट बायोसाइकोलॉजी के आप यहाँ पर 3-4 सवाल अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो प्रश्न पूछते हैं उस स्तर का तो ठीक है, अदरवाइज आपको ध्यान रखना है। ये सब बातें हो गई। उसी के साथ आपको ध्यान रखना है एक और चीज के ऊपर, जो क्या है, जो है आपके हार्मोन, है ना। अंतःस्राव कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बेसिक बेसिक, एटलीस्ट आप उतना तो ध्यान रखें। ठीक है, आपको ये नहीं बोल रहे कि आप T1 एरिया T2 एरिया जाके देखिए, ठीक है, या फिर आप मेड्यूला या कॉर्टेक्स की बात करिए, पता नहीं अगर सवाल पूछ दे तो, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, पिट्यूटरी से क्या निकलता है, पीनियल से क्या निकलता है ना। ये सब बेसिक बेसिक जो दिया हुआ है इसको आप ध्यान रखें। ये पीजल वाला जो है आपको मदद करता है कहाँ पर, स्लीप में, तो वहां से उस प्रकार से लिंक भी कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था फेवरेट विषय आपका बायोसाइकोलॉजी, जहां से आपको पूछे गए थे 3 सवाल। ठीक है, तो अब 3 सवाल की यहाँ पर सीरीज समाप्त होती है। अब हम चलते हैं आगे, आपका मेन टॉपिक जहां से आपको अधिक सवाल देखने मिलेंगे उनकी हम बात करते हैं। वो आता है टॉपिक आपका कौन सा, वो आता है आपका पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी की बात करें, आपके व्यक्तित्व की बात करें, तो व्यक्तित्व से देखिए आपको कितने सवाल देखने मिले हैं इस परीक्षा के अंदर। आपको देखने मिले हैं 4 मार्क्स के सवाल। ठीक है, 4 नंबर का सवाल आपको देखने मिला है यहाँ पर। ठीक है, 4 मार्क्स के सवाल आपको देखने मिले हैं कौन से टॉपिक से, आपको देखने मिले हैं पर्सनैलिटी टॉपिक से। ठीक है, उसी के साथ अगली हम बात करेंगे यहाँ पर बुद्धि के बारे में। बुद्धि से आपको देखने मिले हैं कितने, इंटेलिजेंस से आपको कितने देखने को मिले हैं, इंटेलिजेंस से आपको देखने मिले हैं अगेन 4 मार्क्स, है ना। तो आप देख रहे हैं लगभग लगभग 8 से 10 मार्क्स, है ना, 8 से 10 मार्क्स आपके 80 में से बुद्धि एंड पर्सनैलिटी ने कवर किया था इस बार का। तो आप ध्यान रखिए 11th क्लास में तो नहीं है, 12th क्लास का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर चबा जाइए, खा जाइए उसको अच्छे से। ठीक है, 8 से 10 नंबर आपके एक बड़ा बड़ा पोर्शन। अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी बोल दिया तो उसको आपने पढ़ लिया, सवाल वैसे का वैसे आ गया। सवाल घुमा फिरा के भी पूछे थे, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा सा अपने उसको मनन किया होगा, तो आप सफलतापूर्वक बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं 8 नंबर आपके यहाँ पर। ठीक है, 80 में से 8 नंबर कितना परसेंट होता है बता दीजिएगा, हमको पता बनता नहीं है परसेंट निकालते। ठीक है, 80 का 8 नंबर आ रहे हैं, तो 8 कितना परसेंट होगा 80 का, ये बता दीजिएगा नीचे कमेंट में। ठीक है, तो आप इतना परसेंट देखिए, आपका 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी। हो सकता है इस बार कम, 1-2 सवाल कम कर दें या कम भी ज्यादा भी कर दें, लेकिन अब देखिए जब वो बायोसाइकोलॉजी से और ऐसे अजीबोगरीब टॉपिक से जब वो 3-3 सवाल पूछ रहे हैं, तो आप संभावना इसकी है कि इंटेलिजेंस से पर्सनैलिटी आपको एकदम फोकस रखना है। इसमें आप गलती करें तो आपको मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इन टॉपिक्स में आप गलती ना करें, क्योंकि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आगे जाके इसमें गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस और बुद्धि और पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के बारे में जो जो चीजें दी हुई है A to Z पॉइंट चैप्टर, प्रश्न पत्र, सॉरी क्या बोल रहे हैं, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर एंड में समरी तक जहां दिया हुआ है, उसी के साथ पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर एंड में, है ना। 12th क्लास का चैप्टर अच्छे से कर जाइएगा, है ना। पूरे अगर आपको दिखाने बैठे सारे सवाल आपके पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस के लगभग लगभग वहीं से थे। 8 में से कम 5+ सवाल तो आपको वहीं से देखने मिलेंगे, 6 सवाल तो आपको वहीं से देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी की बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, और हमारा जो प्रश्न पत्र है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है। अगली हम बात करेंगे वो है आपकी संवेदना, संवेदना, फिर है आपका अवधान, और फिर है आपका प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इन तीनों को हमने एक ही टॉपिक के अंदर डाल दिया है, क्योंकि तीनों लगभग लगभग आपस में संबंधित हैं। ठीक है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 2 3। ठीक है, ये जो 3 है यहां से आपके कितने पूछे गए हैं, आपके पूछे गए हैं 5 सवाल। ठीक है, इन तीनों से तो ऐसा नहीं दिन भर प्रत्यक्षीकरण ही पढ़ रहे हैं, दिन भर अवधान ही पढ़ रहे हैं। 5 सवाल पूछे गए हैं इन 3 टॉपिक से, सेंसेशन से, अटेंशन से, प्रत्यक्षीकरण से। ठीक है, संवेदना से, अवधान से, प्रत्यक्षीकरण से। इंग्लिश वालों की लिख देते हैं, सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन से कितने सवाल पूछे गए आपके, आपके यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, 5 सवाल अच्छा खासा चंक है यहाँ पर, तो आप इन 3 टॉपिक्स को काफी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ओके, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है अगेन आपका बड़ा ही आसान सा अधिगम, है ना। अधिगम टॉपिक ध्यान रखेंगे आप, आपका लर्निंग, लर्निंग में आपका बेसिक सवाल भी पूछा गया था, अप्लाइड भी पूछा गया था। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। लर्निंग से पूछा गया था कितने सवाल आपके, अगेन 1+4, 5 सवाल आपके पूछे गए थे यहाँ से। ठीक है, 5 सवाल आपके पूछे गए थे, कहाँ से, आपके पूछे गए थे लर्निंग टॉपिक से। ठीक है, लर्निंग टॉपिक से आपने पूछे गए थे 5 सवाल, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है,
ओके, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे और क्या हमारे पास है। हमारे पास एक और चीज जो बची है अभी, ये यहाँ पर देखिए, ये बात करेंगे हम सोशल साइकोलॉजी की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी मेमोरी की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी रिसर्च की। अब यहाँ पर देखिए जादू क्या होगा, मेमोरी, रिसर्च और सोशल साइकोलॉजी, प्रत्येक से आपको कितने पूछे गए हैं, आपसे लगभग लगभग 5 सवाल पूछे गए हैं आपके इन टॉपिक से। कुल मिला के कितने बनाते हैं ये बनाते हैं आपके 15 मार्क्स। ठीक है, तो 15 मार्क्स का कहाँ से पूछा गया था इस बार पीजीटी 1.0 के अंदर, वो पूछा गया था आपसे सोशल साइकोलॉजी से, मेमोरी से और रिसर्च से। मतलब प्रत्येक से आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज 5-5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। और ये सारों के सारों सवाल जो है रिसर्च की अगर छोड़ दें यहाँ पर बात करें तो एटलीस्ट ये सवाल तो आपको बड़ी आसानी से बनना चाहिए। ठीक है, इसमें आप बड़ी आसानी से 8, 9, 10 इसमें आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी से आपके 5 सवाल, मेमोरी से आपके 5 सवाल और रिसर्च से आपके 5 सवाल थे यहाँ पर। कुल मिला के यहाँ पे आपके 15 मार्क्स के सवाल आपके पूछे गए थे कहाँ से, इन तीनों टॉपिक से। यानी कि ये होता है आपका सामाजिक विज्ञान, नहीं सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, ये आपका सामाजिक मनोविज्ञान, ये बात करता है आपकी स्मृति के बारे में। स्मृति में आपके मॉडल्स वगैरह पूछे गए थे, उसी के साथ साथ नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन सब कुछ दिया हुआ है, वो सब पूछा हुआ था। उसी के साथ आपके रिसर्च में फंडामेंटल बेसिक रिसर्च क्या होती है, वो सब बातें भी यहाँ पर उन्होंने की गई थी। ठीक है, तो ये आपके 15 मार्क्स यहाँ से आपको मिल रहे हैं। तो आप देखिए ये 3 टॉपिक से 15 मार्क्स और वहां से आपके 8 मार्क्स, है ना, 15 और 8, 21, 22, 23। ठीक है, तो आपके यहाँ पर देखिए 23 मार्क्स का सवाल आपका 80 में से कहाँ से आ रहा है, वो टॉपिक्स आपको मालूम पड़ गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस बार भी 23 का ही आएगा, हो सकता है 30 का आ जाए, हो सकता है 20 का आ जाए, 15 का आ जाए। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको ध्यान रखना है कि इनसे आपके अधिक सवाल बन रहे हैं। 23 नंबर के सवाल आपके यहाँ पर बन गए हैं इन टॉपिक से। ठीक है, ऑल राइट, इसके बाद हमारा एक टॉपिक जो बच गया है वो क्या है, वो है आपका परीक्षण। ठीक है, अब हम परीक्षण की बात करेंगे यहाँ पर। तो परीक्षण में देखिए आपके जो कितने सवाल आए थे परीक्षण में, आपके आए थे कुल 9 सवाल। ठीक है, टेस्टिंग से आपके 9 सवाल आए थे। इस टेस्टिंग के अंदर हमने जो आपकी इंटरनल कंसिस्टेंसी वगैरह जो टेस्ट वगैरह था उसकी बात भी की है हमने, और जो कैटल वगैरह के जो टेस्ट पूछे गए थे टॉलरेंस वगैरह का, उस सब की को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो आपके यहाँ पर लगभग लगभग आपके 9 सवाल यहाँ से पूछे गए थे आपके परीक्षण से संबंधित। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी टेस्टिंग से संबंधित कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, वो सारी चीजें आपको पूछी गई थी। कितने सवाल, वो सब पूछे गए थे आपसे यहाँ पर 9 सवाल, 09 सवाल आपसे पूछे गए थे। किससे टॉपिक से आपको पूछे गए थे यहाँ पर, परीक्षण के टॉपिक से। ऑलराइट, ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका जो है ये पूरा कंप्लीट होता है। आपको हमने टॉपिक्स बता दिए हैं सारे, हर टॉपिक से आपको कितने कितने सवाल पूछे गए हैं, है ना, कितने मार्क्स के, वो भी आपको बता दिया है। तो ये सब समूह मिला के बनाते हैं यहाँ पे कितने मार्क्स, ये सब बना के बनाते हैं आपके 75 मार्क्स लगभग लगभग। ठीक है, हो सकता है 1-2 नंबर यहाँ ऊपर नीचे हो जाए, बट ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पर 75 मार्क्स का आपको देखने मिलेगा। एंड उसके साथ हमने जो देखा था 80 मार्क्स का, आपके पहले के जो 5 सवाल थे उसकी भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, ओके, यहाँ 75, 74 हो सकता है, 76 भी हो सकता है, लेकिन 75 आप मान के चलिए। इसी में देखिए यहाँ पर जो 5 मार्क्स थे, यहाँ पे जो 5 मार्क्स थे उसमें देखिए एक और वेग सवाल की अगर हम बात करें, अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर एक और हम वेग सवाल की बात करें। एक सवाल आया था आपका रीजनिंग से संबंधित, है ना, रीजनिंग से संबंधित सवाल था कि आपका कुछ तो भी, अगर ये प्रेमाइस है तो ये कंक्लूजन होगा, इस प्रकार से कुछ सवाल था। तो वो भी आपके साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य से बाहर है यहाँ पर। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बाहर है, बट आप समझ रहे हैं ना कहने का मतलब क्या है। आप मेमोरी पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं, और आपको यहाँ रीजनिंग करवा दी जा रही है सेम पेपर के अंदर, है ना। आपको जीएस दिया हुआ है, वहां पूछ लीजिए आप ये सब, है ना। बात बस इतनी सी है, बाकी सारे सवाल जो थे 80 के 80 आपके साइकोलॉजी के थे। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए आगे की आपकी तैयारी करनी है पीजीटी 2.0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये था आपका कंप्लीट यहाँ पर पेपर एनालिसिस। ठीक है, आपके टीआरई 1.0 का, जिसको आप पीजीटी 1.0 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 80 नंबर के सवाल थे आपके यहाँ पर, 80 + 40 120 था आपका टोटल। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपका 120 150 टोटल रहने वाला है, 30 वाला ऐड कर दिया है। अगेन इसमें जो कट ऑफ गया था वो क्या था आपका 39 मार्क्स का। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके इससे ऊपर आने की संभावना आपको प्रबल करनी होगी। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान वाले हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक कहाँ थे, आपने काफी देर कर दी है, लेकिन कोई नहीं दे रहा है दुरुस्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, इसको जोड़ रहा है ये ब्रिज। अगर आप जानते हैं इस ब्रिज का नाम तो नीचे आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं।
इसी के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।